नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य कीर्ति सीटेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोग से, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है, मैं इसका पार्ट बी लेके अभी उपस्थित हुआ हूँ। पाठ को शुरू करने से पहले आप लोग को एक यहाँ पंक्ति है, उस पर ज़रा सा गौर करेंगे हम लोग। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख थोड़ा और जोर लगाता रहा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ इसको। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख थोड़ा और जोर लगाता रहा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें प्रयास जो है निरंतर करता रहना पड़ेगा और बहुत बारीकी से हम लोग को पढ़ाई और अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारा लक्ष्य है अब की बार सीटेड पार्ट 2022 वह सफल हो पाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आदित्य कीर्ति सीटेड क्लासेस मोतिहारी 22। अब हम लोग पार्ट बी, पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की की सिद्धांत के बारे में आज हम लोग कोहलबर्ग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कोहलबर्ग ने हमें नैतिकता का सिद्धांत के बारे में बोध कराया है। नैतिकता का यहाँ सबसे पहले हम लोग नैतिकता का अर्थ के बारे में हम लोग यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। नैतिकता का अर्थ क्या है? दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी आदि नैतिक नियम हैं। इन नियमों का प्रचार करना अर्थात दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा और ईमानदारी को अपनाना अर्थात पालन करना नैतिकता कहलाता है। यह नैतिकता का नियम उचित और अनुचित और अच्छा या बुरा से संबंधित है। मैं समझता हूँ कि इसका नैतिकता का अर्थ आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। नैतिकता का अर्थ है दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी को अपनाना अर्थात पालन करना, वही नैतिकता का नियम कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जहाँ से चर्चा कर लेते हैं, इनके सिद्धांत के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 10 से 16 वर्ष के बच्चे को उनके तथ्य का विश्लेषण किया। ठीक है, उनके करके सिद्धांत का प्रतिपादन, यहाँ पे सिद्धांत को वो सिद्ध करके बताया 10 से 16 वर्ष के बच्चों को। उसके बाद क्या कहता है, कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चों को नैतिकता संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, न कि अंतिम निर्णय।
अब यहाँ पे देखिए, समाज में हमें ईमानदारी भी रहना है, सत्य बोलना है ना। इसी के लिए मैंने यहाँ पे आपको नैतिकता का अर्थ मैंने बताया। दया भी करना है, प्रेम भी रखना है, सत्य करना है, अहिंसा भी रहना है, ईमानदारी भी रहना है। ये नैतिकता के क्या है, ये नियम है। इसी पर ये यहाँ जो बच्चा जो है, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक संघर्ष इसी सब चीज़ के बीच में ही होता है। सत्य के लिए होता है, सत्य के लिए होगा, सही और गलत के लिए भी होगा, है ना। चलिए, अधिक महत्वपूर्ण होती है न कि अंतिम निर्णय, वह उसका अंतिम निर्णय होता है। ठीक है। कोहल वर्ग ने धारणा बनाए कि बालक अपने विकास की अवस्था में 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यताओं को विकसित कर पाते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या बनाया, कोहल वर्ग ने धारणा बनाई कि बालक अपने विकास की अवस्था, विकास की अवस्था में 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यता को विकसित कर पाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है। उन्होंने 3 अवस्था बनाए हैं जो अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है। बालक में पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, यह जो वर्ष है 4 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था में होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है, न कि सही तथा गलत आंतरिकृत मानकों के द्वारा। बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसे भौतिक परिणाम के आधार पर कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं होती हैं, दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड आधारित होता है। इस अवस्था में बालक नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानी से बचना चाहता है। कोहल वर्ग का मानना है कि बालक यदि स्वीकृति व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। ठीक है। ख कहता है, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। ठीक है। मान लीजिए बच्चे, अपने समाज में जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं, उनको जो भी रुचि है वो कैसे करेंगे, कैसे क्या करना है, समाज में वह रहकर अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, पर्यावरण से जुड़ेंगे। जहाँ पर सप्ताह में कभी गए, खेत ये क्या कहते हैं, सड़क किनारे कोई भी कचरा उचरा है सब इकट्ठा करके एक जगह करके उसको जला दिए, उसको ये सब साफ सफाई किए। तो यह अगर बच्चे लोग करते हैं तो इससे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वहाँ स्थानीय लोग जितने भी हैं वो लोग कचरा नहीं फेंकेंगे, अपने घर के सामने जहाँ कचरा है वहाँ पर साफ सफाई वहाँ पर वो लोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, समाज में उस बच्चे के प्रति सहानुभूति, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है। इसी बात को यहाँ पर यह चर्चा कर रहा है। आइए अब हम लोग दूसरे बिंदु पर चलते हैं। परंपरागत नैतिक सिद्धांत, नैतिक स्तर। परंपरागत जो शुरू से चलता आ रहा है, यह अवस्था कब की है, 10 से 13 वर्ष की। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है। मैंने अपने व्यवहार में कहने का मतलब है, कोई भी बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक माने ईमानदारी, सत्यता, प्रेम, दया
आदि के नियमों को वह अपनाता है, ठीक है। उसके व्यवहार जो भी है उसमें वो समाहित होता है, उसके व्यवहार में वो सम्मिलित होता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है। और क्या करता है कि उसके व्यवहार से चिंतन वो करता है, वो निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। इस स्तर के 2 भाग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक बच्चा है, दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ वो घुलना मिलना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो सोच भी रहा है कि यह आदमी गलत है या सही है, यह चिंतन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सोच समझ के यह कोई भी अपना काम कर रहा है ना। चलिए, यहाँ इसके 2 भाग हैं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। क्या होते हैं? इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं। नियम क्या है? कौन सी का नियम? नैतिकता वाला जो नियम है, जो भी नियम बनाया गया है नैतिकता के सिद्धांत है। सुख दुख में शामिल होना, ईमानदारी रहना, सत्य वचन बोलना, है ना। तो ये सब चीज़ क्या उसका एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक रहते हैं, सजग रहते हैं। वे नियम के व्यवस्था का अनुपालन करते हैं, उसका आदेश को वो पालन करते हैं, इसके प्रति वह जवाबदेह रहते हैं। ठीक है, मेरे समझ से यह बिंदु आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। चलिए ख बिंदु क्या कहता है जरा देखते हैं। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे के सामने एक दूसरे का सम्मान करने के लिए भाव होती है तथा दूसरे भी सम्मान पाने के लिए इच्छा रखते हैं। अब इस अवस्था में क्या है, लड़का लड़की जो भी हैं वह क्या करते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं और एक दूसरे को सम्मान के प्रति वो क्या करते हैं, इच्छा व्यक्त अपना करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। उत्तर परंपरागत नैतिक या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य या 13 वर्ष के ऊपर की अवस्था की होती है। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विधि अवस्थाओं के बालकों में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती है। बालक अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, आइए इस बिंदु पे एक बार फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य यह 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए होता है। मानव विकास कैसे होता है? समाज से होता है ना। मानव विकास की वृद्धि और विकास के कई आयाम से होते हैं, कई आयाम होते हैं। विकास की विविध अवस्थाएं के बालकों के कुछ खास गुण विशेष उभर कर सामने आती है। अब देखिए यही तो खास गुण को हम उभर के आती हैं। बालक अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, आइए हम लोग क बिंदु को चलते हैं। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियम में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। उदाहरण स्वरूप यदि व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, दवा के लिए चोरी करता है तो यह देखा जाता है कि जीवन बचाना महत्वपूर्ण है।
ठीक है। क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। क्या है? समाज में जो रह कुछ बाधाएं जो ये होगा उसके बारे में ये बता रहा है। इस अवस्था में बच्चे की वही करता है जो उन्हें सही लगता है, ठीक है। वो सही गलत के उस समय परवाह नहीं करता है, तथा वे यह भी सोचता है कि स्थापित नियम में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है। अब जो नियम जो बना हुआ है, ठीक है, हर जगह तो सत्य का तो यहाँ तो इस चीज़ का तो नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए यहीं पर बताया गया है। उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा के लिए चोरी करता है, वो अपने बच्चे को जान से बचाने के लिए बच्चे के लिए क्या करता है, बच्चे की जान बचाने के लिए वो चोरी करता है, तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाने का यह एक महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे पहले तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? जान बचाने को, न कि चोरी को। स्पष्ट हो गया? चलिए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सार्वभौमिक मैंने सभी स्तरों पर, ठीक है, नैतिक सिद्धांत क्या अभिमुखता क्या कहते हैं? इस अवस्था में अंतःकरण मैंने अंदर से की ओर अग्रसर हो जाती है। क्या हो जाता है? यह अवस्था अंदर की ओर से आड़े अग्रसर हो जाती है, मैंने आगे की तरफ हो जाती है। अब बच्चे का आचरण दूसरे के प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्श के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना है। स्पष्ट हुआ? इस अवस्था में अंतःकरण माने आंतरिक जो भी जो क्रिया जो है के आगे अग्रसर हो जाता है। वह अंतर जो भी वो अंदर सोच रहा है वह क्रिया क्या हो जाती है? आगे अग्रसर, आगे बढ़ जाता है। अब ये बच्चे का आचरण दूसरे के प्रतिक्रियाओं विचार किए बिना उसे आंतरिक आदर्शों द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ बच्चे का अनुरूप व्यवहार जो है करना है, इसका सही व्यवहार करना है। चलिए, यह बिंदु हमको लगता है स्पष्ट हो गया होगा। अब कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं। पहला है स्वकेंद्रित अवस्था। स्व मैंने अपना, मैंने अपने केंद्रित, स्व केंद्रित अवस्था। स्व मैंने स्वयं से, स्वयं जो भी है स्वयं केंद्रित, अपने आप को संभल कर रहने की जो अवस्था है उसके बारे में ये बता रहा है। इस अवस्था के कार्यकाल तीसरे वर्ष से होकर 6 वर्ष तक की होती है, ठीक है। अपने आप को संभलता है, समझता है। इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रिया अपनी व्यक्तित्व आवश्यकताएं, इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। क्या होता है? इस अवस्था में बालक अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्तिगत अवस्थाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए चारों ओर केंद्रित रहती है। वो चारों ओर मैंने केंद्र रहता है इसका। बालक के लिए वही नैतिक होता है और जो उसके स्व अर्थात आत्मकल्याण से जुड़ा होता है। और ये क्या होता है? स्वयं के स्वयं, स्व मैंने स्वयं अर्थात वह आत्मकल्याण से जुड़ा रहता है। आइए हम लोग दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। क्या है? परंपराओं जो शुरू से विरासत से हमें चली आ रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परंपरा कहेंगे। जैसे पूजा पाठ की जो भी है यह हमारी संस्कृति है जो हमें पूर्वजों द्वारा मिला है, ठीक है। परंपरागत तौर पर जो परंपरागत धारण करने की अवस्था, ठीक है। यह अवस्था बच्चों में कब यह उत्पन्न होती है? 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था में होता है, ठीक है। स्पष्ट हो गया यह बिंदु? इस अवस्था का बालक सामाजिक के गुणों को धारण करता है, ठीक है। सामाजिक गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। अतः
उसमें समाज के बनाए गए नियमों परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधित नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। यह हमको लगता है यह बिंदु आप लोग को स्पष्ट आपको हो गया होगा। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसे किस प्रकार के आचरण व्यवहार से दशरों हो गया का अहित होगा। दोस्त यहाँ पे दूसरों यहाँ पे लगता है कुछ शब्द में हमको मिस्टेक हुआ है, ठीक है। व्यवहार से दोस्तों या का अहित हो गया या ठेस पहुँचेगी कि नहीं। दूसरों यहाँ पे होना चाहिए था, दूसरों यहाँ पे होना चाहिए था, दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुँचेगा। इस बिंदु को मैं फिर से पढ़ देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट था। इस अवस्था में कई अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुंचेगी। अब देखिए यह जो अवस्था होती है, ठीक है, इसमें क्या कोई बच्चा है, कुछ शब्द बोला तो वो बोलने के लिए तो बोल दिया, कुछ अपशब्द बोल दिया या कुछ मैंने ऐसा शब्द बोला जिससे कि आपको आघात पहुंचा, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यह बिंदु आप लोग को अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था क्या कर रहा है, आधारहीन, जिसका कोई आधार ही नहीं है। आत्मचेतना मैंने अपने अंदर के आत्मा के चेतना की अवस्था, इसी पर यह कोहलबर्ग ने यह चर्चा करते हैं। यह बिंदु क्या है, आइए हम लोग बिंदु के माध्यम से समझते हैं। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। यह अवस्था किस अवस्था से, किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालक का सामाजिक तथा मानसिक विकास अपनी अच्छाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना का शुरुआत हो जाती है। क्या होता है इस अवस्था में, इस अवस्था में बालक का सामाजिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसे आत्मचेतना का शुरुआत हो जाती है। यह मेरा आचरण है, यह मेरा आचरण है, मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, इसकी उसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार आचरण व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है ना। क्या आने लगता है, यह मेरा आचरण है, मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, इससे उसके अनुभूति होने लगती है तथा उस व्यवहार में आचरण व्यक्तित्व संबंधित गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है, ठीक है। पूर्णतया एक और यह बिंदु क्या करता है, जरा इस पर हम लोग गौर करेंगे। पूर्णतया मतलब पूर्ण रूप से चाह उसमें स्वयं असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। और वो क्या है कि वो इस अवस्था को मार्ग जो उसका जो है वो प्रशस्त हो जाता है, प्रशस्त कर लेता है। असंतुष्ट रहने के मैंने वो इच्छा ही नहीं होती है। यह असंतुष्टि उसे समाज परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करती है। क्या करता है वो, जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने के प्रति प्रेरित करती है। अब देखिए
क्या हो रहा है, यहाँ समाज के बारे में चर्चा कर रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गलत प्रवृत्ति के होंगे, ठीक है, जो नशा सेवन का यह सब चीज़ का उपयोग कर रहे होंगे। वो चाहेंगे कि और लड़कों को भी हम लोग बिगाड़ दें इसमें ही करने के लिए, ठीक। जो सभ्य लड़का होगा वो आत्मचिंतन करेगा कि नहीं, यह गलत हो रहा है, मैं अपने परिवार को धोखा दे रहा हूँ, ठीक है। इससे उसको अंदर क्या होगा, आत्मग्लानि होगा कि नहीं, मेरे पिताजी मेरे माँ कितने मेहनत करके हमें विद्यालय भेज रहे हैं और मैं ऐसा कार्य, घृणित कार्य कर रहा हूँ जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। यह उसके आत्मा के प्रकार से ही हो रहा है, ठीक है। यह बिंदु यहाँ पर यह स्पष्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यह बिंदु आप लोग को समझ में आ गया होगा। आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था, आधारयुक्त जिसका आधार है, ठीक है, नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था होती है, ठीक है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस अवस्था का विकास संभव होता है। क्या होता है, नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था होती है, ठीक है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है। दूसरे बिंदु का था, जिस प्रकार नैतिकता आचरण, भावनाओं या प्रभाव मात्र नहीं होता, बल्कि यह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छा तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है, ठीक है। वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास एवं के विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आइए एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास माने बौद्धिक विकास, ठीक है, विकास सामाजिक कारकों को एवं भाषा के महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति है। इंटरपर्सनल सोशल कंटेंस्ट में संपन्न होता है, जिसमें बच्चे अपनी वास्तविक विकास के स्तर लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने ही कई कार्य कर सकते हैं से अलग तथा उनके स्वभाव विकास के स्तर लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति की सहायता
से प्राप्त करने में समक्ष हैं के स्तर के तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और जीपीडी कहा है। ठीक है, आप लोग को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये जीपीडी हो सके तो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए, समीपस्थ विकास माने जेपीडी हाँ, जेपीडी विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चे के लिए एक ऐसे कठिन कार्य की दूरी से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे किया जा सकता है। क्या कह रहा है? ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। क्या बच्चे इसमें क्या करते हैं? बच्चे एक ऐसा कठिन कार्य दूरी से कठिन कार्य से दूरी से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर पाते हैं। बच्चे उस कार्य को अकेले नहीं कर पाते हैं, उसमें वयस्क लोग की आवश्यकता उसे पड़ती है, उसे सहयोग लिया जाता है। इसी को वाइगोत्स्की ने ZPD मैंने जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। मैं समझता हूं कि अभी यह आपको समझ में आ गया होगा। किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है। किशोरावस्था में तनावग्रस्त संवेग में तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है। यह अवस्था तनावग्रस्त भी कहा जाता है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचि और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। ठीक, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक यहाँ पे शिक्षक होना चाहिए था, को यहाँ छूट गया है। शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों के सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्हें पहले अपनी कक्षा में देखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आप लोग को उदाहरण लेना चाहूँगा। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत निहितार्थ है जो सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों के साथ सहायता से समस्या का समाधान कर पाते हैं। ठीक, जिन्हें उन्होंने अपनी पहली कक्षा में देखा है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है, बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया गया कि बच्चे तुम्हें अपने विद्यालय का एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें सभी कक्षाएं सम्मिलित रूप से देखा जा सके। इसके लिए बच्चे क्या करेंगे? बच्चे अपने सहपाठी के साथ मिलकर विचार करेंगे, सोचेंगे और उसके बाद स्केच पेन लेके वो पेंट बनाने स्टार्ट करेंगे, जिसमें वो पूरा जो अपना विद्यालय का जो प्रांगण है उसे वो स्पष्ट रूप से वो बनाने की कोशिश करेंगे। यही निर्देश अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह बिंदु आप लोग को समझ में आ गया होगा। वाइगोत्स्की
ने बताया कि समाज में घुलने मिलने के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। अब देखिए समाज में क्या बताया इन्होंने, घुलने मिलने के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। अब मैं एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, गांव में रहने वाले बच्चे, ठीक है, और शहर में रहने वाले बच्चे, हो गया स्पष्ट ही हो गया। जो सुविधा यहाँ के बच्चों को मिल पा रहा है उस सुविधा का वो लाभ ले पा रहे हैं। क्या गांव के बच्चे वो ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं। क्या उनके विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। यहाँ के विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है? हाँ है ना। तो यहाँ का गांव का बच्चा अगर शहर में आता है तो वो तुरंत ही उस चीज़ को देख कर सीख जाता है कि नहीं। उसका अनुकरण वो तुरंत ही कर लेता है कि हाँ यहाँ ऐसे ऐसे सभी चीज़ का है। उसको घुलने मिलने में ज़्यादा दिन समय नहीं लगता है। यही बात यहाँ पे वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि घुलने मिलने के फलस्वरूप ही विभिन्न प्रकार का उसको विकास होगा। समाज में जिस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी, अब वहाँ सही समाज है तो वहाँ सब चीज़ की सुविधा उपलब्ध है तो उसका विकास तो होना ही होना है। अच्छा परवरिश होगा ही होगा, है ना। विद्यालय सही होगा, परिवार सही होगा, है कि नहीं। यह बिंदु जो है वाइगोत्स्की का घुलने मिलने के फलस्वरूप ही विभिन्न होता है। अब समझिए, मैंने इस पर एक बार चर्चा कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं इस पर एक बार फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत, यह वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने संप्रत्यय दिया था जिसका नाम था स्काफ होल्डिंग, माने सहारा देना। स्काफ होल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी का मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्काफ होल्डिंग कहलाती है। या जब बच्चा किसी समस्या का समाधान का हल किसी की सहायता मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। ठीक है, तो यह आप लोग का पार्ट बी था, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत। ठीक है, आप लोग के समक्ष में कल फिर इसका MCQ लेकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हूँगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।